क्या मूर्ख हो, हाउसिंग बोर्ड में प्लॉट लेते हो? सेज से बढ़िया इन्वेस्टमेंट नहीं है। ज़्यादा हाइप कर रखी है सेज की, पर इतना वो नहीं है कि सेज इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ है। अडानी का आज की तारीख में कि गवर्नमेंट के ऊपर इसका ज्यादा प्रेशर है। सेज का नाम लेके और सीधे 10 से लेके 15 किलोमीटर ले जाता है। मेरे को ज्यादा मजा उसमें आता है कि मेरा कस्टमर सेटिस्फाइड है। पापा, आजकल जो लोग 2 और 3 BHK फ्लैट इन्वेस्टमेंट पर्पज के नाम पे लेते हैं, जो 60 से 70 लाख का आता है, क्या वो सही कर रहे हैं या वो गलत कर रहे हैं? एक्चुअली में डिपेंड करता है कि वेरी टू वेरी पर्पज क्या है उन लोगों का। जैसे उन लोगों को खुद का लिविंग के हिसाब से, रहने के हिसाब से देख रहे हैं या इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देख रहे हैं। अगर खुद के रहने के हिसाब से देख रहे हैं बहुत ही बढ़िया है, पर अगर एज ए इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देख रहे हैं तो जयपुर में अभी इतना स्कोप नहीं है फ्लैट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से उन लोगों को अप्रिशिएशन मिल सके। जैसे कि देखा जाता है कि दिल्ली हो गया या फिर आपका बैंगलोर हो गया, हैदराबाद, ये जो टाइप 1 सिटीज हैं, तो यहाँ पे तो लोग प्रेफर करते हैं कि जैसे कि एक फ्लैट में तो खुद रह लिए वो लोग, और दूसरा फ्लैट उन्होंने इन्वेस्टमेंट पर्पज के नाम पे ले लिया, क्योंकि तो अब धीरे धीरे ये कल्चर जयपुर में भी अब आ चुका है कहीं ना कहीं। अपने जयपुर के अंदर आने वाले 5 to 10 ईयर्स के अंदर यही कल्चर आएगा। पर अभी अपने पास में लैंड का एप्रिसिएशन काफी अच्छा आ रहा है। इस कंपेरेटिवली मेरा मानना है पर्सनली कि अभी फ्लैट में इतना आपको एप्रिसिएशन नहीं मिल पाएगा। फ्लैट अभी भी अगर आप खुद रहने के हिसाब से देख रहे हो, सिक्योरिटी की देख रहे हो, फैमिली के हिसाब से देख रहे हो तो बढ़िया है। पर एज ए इन्वेस्टमेंट मैं अभी भी इसको ये मान के चलता हूँ कि अभी टाइम लगेगा इसका। तो मतलब आप कहना चाहते हो कि प्लॉट्स के अंदर हमेशा ज्यादा रिटर्न रहता है कंपेरेटिवली टू द फ्लैट्स? मेरा जो अनुभव है पिछले 20 साल का, उसके हिसाब से तो मैं यही कहूंगा कि जयपुर के अंदर अगर आप प्लॉटों के अंदर डालते हो पैसा, खाली प्लॉट के अंदर, तो आपको कई गुना इन्वेस्टमेंट मिला है। और जिन्होंने फ्लैटों में डाला है उनको मेरे हिसाब से कोई ऐसा विशेष तो अप्रिशिएशन नहीं इसके है। लिए कोई एग्जाम्पल आप मुझे दे सकते हो, जैसे कि आपने कोई देख रखा हो कि कोई किसी ने कोई आपके साथ में फ्लैट लिया हो, या फिर किसी ने प्लॉट में इन्वेस्ट किया हो तो उसके पास ज्यादा वो रहा हो? एक्चुअल में इसमें बेसिक फ़र्क क्या होता है कि अगर आप फ्लैट लेते हो और वो आउटर एरिया में ले लेते हो, हम्म। तो उसमें मेंटेनेंस जब तक फ्लैट में प्रॉपर नहीं होती, उसकी सिक्योरिटी नहीं होती, तो वो अपने आप ही बिल्डिंग डिमोलिश हो जाती है। 5 साल में एप्रिसिएशन छोड़ो, आप उसका डिक्लाइन देखने को मिला है मेरे को। जैसे कई कई बिल्डिंग्स हैं, सेज व्यू है जो मेन 250 फीट रोड पे है। हम्म। आज उसको देखने में ऐसा लगता है जैसे वो भूत बंगला है। तो हम्म। और वही प्लॉट ले लो आप, जो हमने उसके जस्ट सामने काम किया है सेज का। हमने मात्र 2,000 रुपए मीटर से बेचना स्टार्ट किया था। आज लगभग 40 से लेके 45,000 मीटर, 40 फीट रोड पे। और वही अगर 100 फीट पे बात करूँ तो 60,000 रुपए, 65,000 रुपए मीटर की रेट है। तो आप जब आपने सेल्स में आपने कौन से साल में काम करना चालू करा था? हमने 2007 से स्टार्टिंग कर दिया था। पहले हमने एग्रीकल्चर लैंड बेची, फिर इसके आश्रय पत्र बेचे, फिर आवंटन बेचे, फिर इसमें जेडीए प्लॉट्स पट्टे बनवा के फिर बेचे। तो हमने तो कम से कम 3 या 4 बार रोटेट कर दिया पूरा सेज। तो आरक्षण पत्र और आवंटन पत्र में क्या डिफरेंस होता है? आश्रय पत्र और आवंटन पत्र में डिपेंड होता है कि एज ए एग्जाम्पल के हिसाब से बताता हूँ मैं आपको। यू आर फार्मर, आप किसान हो। तो हाँ। किसान के पास जैसे 1 बीघा जमीन हाँ। है, 1 बीघा जमीन गवर्नमेंट सरेंडर करती है। तो हम्म। गवर्नमेंट का जो अभी तक का जो रूल है उसमें 25% कंपनसेशन दिया जाता है। मतलब बीघाओं में 1 बीघा, 1 बीघा को अगर गज में कन्वर्ट करता हूँ 3,025 गज, और मीटर हम्म। में कन्वर्ट करता हूँ तो 2526 मीटर। अब इसका अगर जैसे मीटर के हिसाब से अपन 2526 मीटर 25% निकालते हैं हम्म। तो 631 मीटर जमीन होती है। हम्म। उसमें 631 मीटर गवर्नमेंट ने क्या किया कि 5% कॉमर्शियल और 20% रेजिडेंशियल। हम्म। तो फर्स्ट आपको जो, जैसे 1 बीघा का आपने गवर्नमेंट को सिलेंडर करवाई, तो उसका जो आश्रय पत्र दिया गया ना, ये 631 मीटर आपको जब डेवलप जमीन मिलेगी उसे बोला गया आश्रय पत्र। अच्छा। और उसके बाद में जो 631 मीटर का बाइफर्केशन किया गया प्लॉट्स के अंदर, जैसे हाँ। 50 मीटर या 100 मीटर या 200 मीटर, या कॉमर्शियल के अंदर जो भी आपके 13.5 मीटर 54 जो भी आपके आ रही है हम्म। अपनी जमीन के हिसाब से, उसे बोला गया आवंटन पत्र। और उसके बाद फिर आता है जेडी। तो अब ये सेज की शुरुआत कैसे हुई थी? सेज की शुरुआत तो मतलब एक्चुअल में आज की तारीख में सेज इंडिया के अंदर लाना इम्पॉसिबल है। क्योंकि अभी क्या है कि जो भूमि अवाप्ति के नियम बड़े बदल चुके हैं। हम्म। और मतलब आज इंडिया के अंदर जैसे 5 या 4 स्टेज ही ऐसे हैं जो फुल डेवलप हुए हैं, अच्छा। जिन्हों को एक तरीके से पूरी लैंड मिल चुकी और जिन्हों पे आज की तारीख में वर्किंग चालू है। हाँ। सेज एक तरीके से रोजगार, किसी भी स्टेट के लिए सेज का डेवलप होना बहुत ही आवश्यक है। हम्म। इंडस्ट्रीज जब तक नहीं आएंगे, जब तक रोजगार नहीं पैदा होगा, और अगर रोजगार पैदा नहीं होगा तो चाहे कितना ही बड़ा शहर हो उसमें क्या है, कामकाज नहीं होगा। तो चाहे आबादी से बड़ा हो जाओ पर उसका कोई मतलब नहीं रहता। इसलिए सेज बहुत ही बड़ा जरूरी है।
और सेज क्या है कि आउट ऑफ इंडिया भी जितना एक्सपोर्ट होता है उसमें जो भी गवर्नमेंट के द्वारा जो छूट मिलती है, जो भी इसमें इंडस्ट्री लगाता है उसको पूरी छूट मिलती है। लोग बोलते हैं कि कस्टमर्स आजकल बहुत बोलते हैं कि लोगों ने बस हवा बना रखी है या फिर बहुत ज्यादा हाइप कर रखी है सेज की, पर इतना वो नहीं है कि सेज इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ है। और आज की तारीख में अभी भी जाके देखो ना कहीं कच्ची रोडें हैं, और है ना कहीं वहां पे वो डेवलपमेंट नहीं आया है। इसकी क्या, ये क्या है, मतलब क्या सही में हाइप है या फिर ये सच्ची में कोई एक गोल्ड माइन है जिसको बारे में लोगों को अभी तक पता नहीं चला देखिए क्या है कि लोग बाग कुछ भी बोल सकते हैं, किसी के विचार है उसको अपन क्या है कि ना ही तो ऑब्जर्व कर सकते हैं ना ही उसके विचारों पर टिप्पणी कर सकते हैं। खुद की क्या थॉट रखते हैं या खुद किस तरीके से एनालिसिस करते हैं, मेन चीज उसके ऊपर डिपेंड है। हाँ करता है। जी। एक्चुअल में सेज, मेरे हिसाब से सेज को मैं 100 में से 100 नंबर देता हूँ। हम्म। अब इसके पीछे पूछो कि भाई आप रोड नहीं बनी या और कुछ नहीं बना, आज 6000 बीघा का कोई प्रोजेक्ट आता है हम्म। तो 6000 बीघा कोई प्रोजेक्ट को डेवलप होने में मिनिमम से मिनिमम 20 से लेकर 25 साल लगते हैं। हम्म। आप इसके पहले चाहे गुड़गांव देख लो, आप आज गुड़गांव को आप बोलो कि भाई आज डेवलप हो गया, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। गुड़गांव को डेवलप होने में 25 से लेकर 30 साल लगे हैं, ठीक है। और वही सेज का है। आज जैसे आप गुड़गांव तो चलो आउट ऑफ राजस्थान हो गया, मैं जयपुर के अंदर अगर आपको एग्जांपल दूं तो आपका हाउसिंग बोर्ड है। हाउसिंग बोर्ड लगभग लगभग मान के चलना कि 3000 बीघा में तो था ही था, 2000 बीघा में तो था ही था। उसको डेवलप होने में लगभग 25 साल लग गए। लोग बात किसी टाइम में ये बोलते थे कि यार हाउसिंग बोर्ड में रहते हो आप या हाउसिंग बोर्ड में प्लॉट इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, मूर्ख हो। और आज जो आदमी मेरे को ये बोलते थे क्या मूर्ख हो, हाउसिंग बोर्ड में प्लॉट लेते हो, आज उनमें से किसी की हिम्मत नहीं है या किसी का इतना कैपेसिटी नहीं है कि वो यहाँ पे आके HIG का प्लॉट या MIG का प्लॉट ले ले। तो मैं, मेरा कहने का मतलब है जी कि इसको आप दोगुआओं के ऊपर डिपेंड मत जाओ। सेज से बढ़िया इन्वेस्टमेंट नहीं है। सेज को डेवलप होने में टाइम लगेगा और कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट इसमें जितना ध्यान देना चाहिए उतना ध्यान नहीं दे पा रही। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि वो इसके ऊपर थोड़ा कुछ ज़्यादा ध्यान दे, जिससे यहाँ पे रोजगार की संभावना जो बनी हुई है वो जल्द से जल्द पूरी हो और अच्छी अच्छी कंपनियां यहाँ पे आए। अभी इसके अंदर ताज़ा जो हमारे को अपडेट आया है, अडानी ने बहुत इसमें अच्छा माल परचेज कर रहा है। पहले महिंद्रा एंड महिंद्रा के पास में था, अब इसमें अडानी ने एक डाटा सेंटर खोला है और अडानी इसमें काफ़ी कुछ ले रहा है। अडानी का आज की तारीख में कि गवर्नमेंट के ऊपर इसका ज़्यादा प्रेशर है, तो अगर अडानी इसमें कदम रखता है तो वैसे ही बट नेचुरल है कि जो भी आपको सेज में कुछ कमियां दिख रही है बहुत जल्दी पूरी हो। तो रियल एस्टेट में सबसे बड़ा झूठ क्या है जो ब्रोकर अपने कस्टमर को बोलता है? अभी जो रिसेंटली मेरे सामने जो पेश आ रहा है वो बता देता हूँ कि एक्चुअल में हम सेज के नाम पे प्लॉट बेचते हैं, हम सेज का 25% कंपनसेशन वाला माल बेचते हैं, पर जो अदर्स कॉलोनाइजर हैं जो इसकी सेज के अड़ोस पड़ोस में काटते हैं वो भी बोलते हैं साहब महिंद्रा सेज के अंदर ही प्लॉट है। और फिर जब उनकी स्कीम को लोग देखने जाते हैं तो साहब कोई स्कीम 2.5 किलोमीटर आगे निकलती है, कोई 3 किलोमीटर आगे निकलती है और सेज से लिंक करोड़े हैं उनके ऊपर ले जाके बता देते हैं। तो अभी तो सबसे बड़ा झूठ तो मेरे को ये नजर आ रहा है कि सेज का नाम लेके कहाँ प्लॉट्स बेचे जा रहे हैं। तो मतलब आप कभी किसी के साथ गए हो या फिर आपने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करा हो? भाई एक्चुअल में क्या है कि अभी सेज का नाम लेके और सीधे 10 से लेके 15 किलोमीटर ले जाता है कॉलोनाइजर और फिर बोलता है साहब ये सेज है। अरे भाई सेज तो सेज में रह गया, वहां से आप, मैं यहाँ पे कोई जाना मेरे को अजमेर और आप बोल रहे किशनगढ़ आते साहब अजमेर आ गया, वो तो वाला काम हो रहा है। अब इससे आप कुछ समझ सकते हो। और जैसे कि दूसरी चीज एक ये भी हो रही है कि आप जो प्लॉट बेचते हो उनकी प्राइसेस कंपैरेटिवली उससे ज्यादा में भी वो बेच रहे हैं। एक्चुअली देखो मार्केटिंग का फर्क पड़ता है। हमारे पास ना ही तो ब्रोशर है और ना ही हम क्या है कि उस तरीके से माल बेचते हैं। हम हमारे बड़ी 25% गवर्नमेंट की जो स्कीमों में से रिलेटेड काम करते हैं और उसका कंपनसेशन माल बेचते हैं। तो हम क्या या तो प्राइवेट कॉलोनाइजर की तरह ब्रोशर बनाएं और फिर क्या है कि हाइप करें उसकी स्कीम को और उस तरीके से हम क्या है कि मार्केटिंग करें। तो हम क्या है कि पहले से अगर 2-2,500 3,000 रुपये गज का मार्जिन अगर लेके चलेंगे प्लॉट के ऊपर तो ही वो पोसाते हैं और वो हमारा काम है नहीं। हम तो क्या सिंपल प्लॉट JD का आता है वो सेल करते हैं, 20% किसानों से डायरेक्ट लेते हैं और जो उसके जो प्लॉट्स होते हैं वो डायरेक्ट बेचते हैं। आजकल ये जो प्राइवेट कॉलोनाइजर्स करते हैं या फिर जो भी ये ब्रोकर जो काम करते हैं वो 35,000 36,000 पर गज के हिसाब से माल बेच रहे हैं। देखो इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा। देखो हर आदमी का काम अलग अलग है, इसके बारे में पर आप इसको सही बताते हो गलत? नहीं, क्या होता है कि अब मैं मेरे काम से सेटिस्फाइड हूँ, मेरे कस्टमर मेरे काम से सेटिस्फाइड है, अपन क्या है किसी की ज्यादा इसमें वो इन्वॉल्व
इन्वेस्टमेंट नहीं रखना अब चाहिए। जैसे 2007 में आपने महिंद्रा सेज के अंदर काम करना चालू करा था, तो महिंद्रा सेज का आपके आपके ऊपर और आपकी लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट आया है? महिंद्रा सेज में स्टार्टिंग में तो हमारे को बड़ा संघर्ष करना पड़ा, पर आज हमारे को जो भी आज हमारा रुतबा है या जो भी हमारी मार्केट में इमेज है या जो भी हमारा काम करने का स्टाइल है, वो सब महिंद्रा सेज ने ही दिया है। महिंद्रा सेज ने एक हमारे को इतनी बड़ी बिग फैमिली दी है, इतने बड़े हमारे को शानदार कस्टमर दिए हैं, इन्वेस्टर्स दिए हैं, जो हमारे कंधे से कंधा मिला के आज हमारे साथ चल रहे हैं। मेरे को ज़्यादा मजा उसमें आता है कि मेरा कस्टमर सेटिस्फाइड है, वो ये कहता है कि यार मजे आ गए मेरे को। आज जैसे लोग ईएमआई पे फ्लैट लेते हैं और उसका नाना करते हुए 25 साल तक वो उसकी किस्त चुकाने में उनका समय चला जाता है, या तो वो लेना सही है या फिर महिंद्रा सेज में प्लॉट लेना ज्यादा सही लगता इसके देखो अलग अलग अपन नजरिए से देख सकते हैं कि भाई जिसको फ्लैट ही लेना है वो तो लेगा ही लेगा। मैं इसमें एक चीज आपको ऐड कर रहा हूँ कि अगर आदमी को पैसे वाला बनना है तो उसको रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने से ही वो पैसे वाला बनेगा। आप चाहे 10 लाख कमाओ महीने के, चाहे 15 लाख कमाओ, चाहे 50,000 रुपये कमाओ, आपने इसके पैरेलल में अगर कोई प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट कर दी तो वो आपको आने वाले 10 साल में पता चलेगा कि साहब वो प्रॉपर्टी अपने आप में करोड़ों रुपए की हो गई, जितना तो आपने 10 साल में कमाया भी नहीं। तो अगर एक्चुअल पैसे वाला बनना है, या आप स्टोरी उठा के देख लो कि जो भी आज तक बड़े पैसे वाले बने हैं उन लोगों को रियल एस्टेट ने ही पैसे वाला बनाया है। ईएमआई पे या उन पे उनकी मजबूरी हो सकती है, पर आपको एक प्योर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। है? आजकल लोग कंफ्यूज होते हैं और इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस भी बहुत सारे आ गए हैं, जैसे गोल्ड हो गया, शेयर मार्केट हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गए, या फिर रियल एस्टेट हो गया। तो आपके अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट कौन सा रहता है? तो मेरा ये मानना है कि लगभग लगभग हर सेगमेंट में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और 75% पार्ट आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, पर रियल एस्टेट में सिर्फ आंखें खोलते हुए, मतलब जो आपके पेपर्स है वो पूरे वेरीफाइड हो। दूसरी जो चीजें बता रहे हो आप गोल्ड या उनमें 25% के अंदर ही रखना चाहिए, जिसमें आपका म्यूचुअल फंड भी आ गया, गोल्ड भी आ गया, या SIPs भी आ गया। तो मतलब आप जो कहना चाह रहे हो कि आपको इन्वेस्टमेंट हर जगह करके रखना चाहिए, पर बिल्कुल, आपको जो एक मेजर अमाउंट है वो आपको रियल एस्टेट में करना चाहिए। बिना मेजर अमाउंट के आप रियल एस्टेट में घुस भी नहीं सकते। ऐसी कोई ना कोई डील तो आई होगी जिसके अंदर आप जो आपको करोड़ों का मुनाफा करा सकती थी, पर आपने उसको जानबूझ के छोड़ा, क्योंकि हो सकता है कि आपका मन नहीं माना, या फिर वो कहीं ना कहीं वो गलत आपको होता हुआ वहां पे दिख रहा था। हर आदमी कोशिश करता है पैसा कमाने की, पर क्या है कि जहाँ पे अपने एथिक्स आ जाए ना, वो एथिक्स छोड़ के कभी भी ऐसी डील मत करो जहाँ पे चाहे अरबों रुपए का फायदा हो, नहीं करनी चाहिए। और दूसरा क्या, अगर आपको कहीं पे भी लगे कि ये डील गलत है या इससे मेरे कस्टमर का नुकसान हो सकता है, तो उस डील में कभी मत जाओ आप। अभी जैसे नए नए लोग जो अभी रियल एस्टेट में आ रहे हैं, तो आप उनके लिए क्या एडवाइस देना चाहोगे? देखो एक्चुअल में जो अभी न्यू जनरेशन जो आ रही है वो तो हमारे से कई गुना बेटर होके आ रही है, वो अपडेटेड होके आ रही है। आज इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो भी आपको AI का ज़माना है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को मार्केट में इस्टेब्लिश कर रही है। पर इसके साथ साथ इसमें मेन 3 चीज़ें ही हैं जो आज से भी चली आ रही है, पुराने काल से चली आ रही है। नंबर 1 आपकी मेहनत, जिसको कोई भी मतलब डिनाई नहीं कर सकता कि भाई मेहनत करेगा ना आदमी तो सक्सेसफुल पाएगा ही पाएगा। मेहनत के साथ ईमानदारी, आपकी वर्डिंग्स, एक बार आपने वर्डिंग जो बोल दी, आपने जो जबान दे दी, रियल एस्टेट सिर्फ जबान का धंधा है, मेहनत का और जबान का। आपने एक बार जबान छोड़ दी तो छोड़ दी। अपन को चीनी की बोरी नहीं लेके बैठते जिससे अपन बेच रहे हैं, अपन सिर्फ मार्केट में अपनी जबान से काम कर रहे हैं। लोग बात ट्रस्ट से आपके पास पैसा छोड़ते हैं, और उसी ट्रस्ट से आपको उनको रिटर्न दिलवाना पड़ता है या प्लॉट दिलवाना पड़ता है, जिससे उनको अच्छा बेनिफिट हो। जिस दिन आपका एक आदमी के साथ आपने ट्रस्ट तोड़ा, उस दिन समझ लो कि आपका पूरा करियर खत्म। पर आजकल जैसे बहुत सारे नई उम्र के लोग हैं जो रियल एस्टेट में निवेश भी करना चाह रहे हैं, तो उनको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए समझ से निवेश पहले करते वक्त? समझ से पहले अच्छे आदमी को ढूंढो जो आपको इन चीजों में समझता हो, उससे आप पूछो, पेपर्स के बारे में पूरी जानकारी लो, JDA से रिलेटेड कोई जानकारी है तो वो लो, पेपर्स की जो बैक चेन है उसको अच्छी तरह चेक करो कि उसमें कोई फॉल्ट नहीं है। उसके बाद में जो पोजीशन है उसको अच्छी तरह चेक करो, उसके बाद में आप इन्वेस्टमेंट करो, मेरे साथ कोई दिक्कत नहीं। अगर आज किसी के पास 15 से 20 लाख रुपए बफर अमाउंट किसी के पास है, तो उसको फ्लैट का डाउन पेमेंट करना चाहिए या फिर उसको सेफ में निवेश करना चाहिए? देखो ये फिर वापस वही वाला क्वेश्चन पुट अप है। एक्चुअल में क्या है कि डिपेंड करता है कि उसकी नेसेसिटी क्या है। भाई किसी को तो रहने के लिए जगह ही चाहिए, वो किराया दे रहा है तो क्या क्या सामने तो ग्राउंड+1+2 वाला जो फ्लैट बनते हैं नॉर्मल वाले, जो 15 25 30 लाख में भी आ जाते हैं, तो मैं तो उसमें जाऊंगा ही जाऊंगा।
तो अपनी 70% फैमिलियाँ ऐसी है जो बहुत ही ज़्यादा सर्वाइव कर रही है, तो ये डिपेंड करता है कस्टमर के ऊपर। और आपको सेज का भविष्य क्या लगता है? मतलब जयपुर तो आज की तारीख में चारों तरफ ही बढ़ रहा है। आजकल लोग बोलते हैं कि टॉप रोड की तरफ निवेश करो, कोई बोलता है कि नहीं आपका दिल्ली रोड की तरफ आप आओ, कोई बोलता है आगरा रोड की तरफ आपको बढ़िया लगेगा, कोई लोग बोलते हैं कि अजमेर रोड की तरफ ज्यादा है। तो सेज में अपने काफ़ी बात करी है। सेज के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का या सेज अच्छा लगने का सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पे रोजगार जनरेट हो रहा है। जहाँ पे रोजगार जनरेट होगा, जहाँ पे काम मिलेगा, वहीं तो पब्लिक रहेगी। मैं चल टोंक रोड पे शिवदास प्लाजा से आगे प्लॉट ले लेता हूँ, वहाँ पे मेरे को फायदा क्या? या आगरा रोड पे चल जाता हूँ, वहाँ पे मेरे को फायदा क्या? वहाँ पे जैसे अभी वहाँ पे भी इंडस्ट्री आई है, पर सेज इंडस्ट्री डेवलप हो चुकी। यहाँ पे इंडस्ट्री डेवलप होने में 20-25 साल लग गए, और अभी भी 5-7 साल और लगेंगे फुल डेवलप होने पे। तो जब फुल डेवलप हो जाएगा तो यहाँ लाख रुपए मीटर की रेट हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या है कि रोजगार है तो यहाँ पे आपका पैसा बढ़ेगा ही पैसा बढ़ेगा। इसलिए सबसे बढ़िया लगता है सेज। मेरे ख्याल से महिंद्रा सेज दो से दो जगह है, एक तो आपका चेन्नई के अंदर और दूसरा अपने जयपुर के अंदर। और इन दोनों के बीच में आपको क्या फर्क नजर आता चेन्नई का जो महिंद्रा सेज है उसके 2 लाख रुपए पर मीटर रेट है आज की तारीख में। महिंद्रा सेज है जयपुर का, है? और यहाँ की जो रेट है वो अभी लगभग 50,000, 40,000, 45,000। तो मेरे हिसाब से अभी भी 1.5 लाख की ग्रोथ बाकी है। 1.5 लाख तो आपको लगता है कि उस लेवल तक पहुंचने में अब कितना और समय लगेगा? गवर्नमेंट अगर हल्का सा भी ध्यान देती है, और थोड़ा सा भी इसमें, जैसे अडानी जी आए हैं, और अगर कोई प्लेयर्स आते हैं, तो मेरे को लगता है कि विद इन 5 ईयर्स के अंदर हो जाए। जयपुर में 3 ऐसी जगह बताओ जहाँ पे आज मुझे निवेश करूं तो मुझे आगे जाके वहां पे फायदा मिलेगा, और 3 ऐसी जगह जहाँ पे मैं निवेश करूं तो मेरा पैसा 100% चांस है उसके डूबने के। अब नंबर 1 पे तो मैं महिंद्रा सेज ही बोलूंगा, नंबर 2 पे अजमेर रोड है, और तीसरा अगर इसको छोड़ते तो अभी जो डिग्गी रोड और टॉप रोड वाला पार्ट है ये भी अच्छा चल रहा है, इस पे भी आप जा सकते हो। और रही बात कि कहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, दूर दराज के इलाके में कभी भी जाके इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, और स्पेशली सोसाइटी पट्टे में तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नहीं तो आपके पैसे डूबने के 100% चांसेज है। जो अभी नई कॉलोनियां सोसाइटी पट्टे के नाम पे करती हैं, तो कहीं ना कहीं न्यूज आर्टिकल आता है कभी उस कॉलोनी को डिमोलिश कर दिया, पट्टे बेचे जा रहे थे। इसके बारे में लोग कैसे वो अवेयरनेस रहे उनके मन में कि हम कहीं गलत जगह जाके नहीं फंस रहे हैं? एक्चुअल में हमने आपको पहले भी बताया कि सोसाइटी पट्टे में दूर दराज की कॉलोनियों में नहीं जाना चाहिए। पहले की जो सोसाइटी पट्टे कर चुके हैं वो तो फिर भी ठीक है, मतलब वो अच्छी लोकेशन पे होंगे तो बढ़िया है, और वो अप्रूव होने के चांसेस भी हैं उनके, और वो हो भी रही है। पर आज की तारीख में भी अगर आप सोसाइटी पट्टे में जा रहे हो और दूर दराज जा रहे हो, तो मेरे हिसाब से बहुत गलत है। आपने जो एजुकेशन ली है आज की तारीख में, तो आप पेरिस से आप ये करके आए हो, उसके अकॉर्डिंग आपका क्या विजन है रियल एस्टेट के बारे में? वहाँ का रियल एस्टेट के बारे में अगर आपको, जैसे वहाँ पे थोड़ा बहुत देखा होगा आपने, या जो इंडिया का देख रहे हो, उसमें क्या कंपेयर करोगे आप? तो बेसिकली मेरा जो काम है ना, मैं यहाँ पे कम्युनिटी लिविंग, लोग काफी ज्यादा अवेयर है अबाउट रियल एस्टेट, अबाउट देयर लाइफस्टाइल एंड एवरीथिंग। यहाँ पे लोगों को अभी भी अवेयरनेस कम है कंपेरेटिवली वहां से। तो मेरा जो एक मैं विजन लेके चल रहा हूँ कि मेरे को ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर करना है अबाउट रियल एस्टेट पॉलिसीज, अबाउट जेडीए क्या कर रहा है, अबाउट रियल एस्टेट का मार्केट किस तरीके से काम करता है, रियल एस्टेट में क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, इन सारी चीजों को लेकर। 2035 के अंदर पापा आपको क्या लगता है कि महिंद्रा सेज का फ्यूचर क्या है? कि मतलब क्या रेट्स होंगी, क्या वहां पे डेवलपमेंट होगा आने वाले 10 साल के अंदर, और किस तरीके से वहां पे चीजें होंगे? अगर मेरी प्लानिंग सुनोगे ना, तो मेरे को तो ये आने वाले टाइम का संगा ही लग रहा है। और जो यहाँ के अड़ोस पड़ोस का जो नेटवर्क है, जैसे 6,000 बीघा तो महिंद्रा सेज के पास में, और लगभग 6 से लेकर 7,000 बीघा जो अदर्स कॉलोनीज है, जैसे गैलेक्सी हो गया, जयपुर ग्रीन्स हो गया, जो भी कॉलोनी है वो सारी मिल के आ रही है। और जो भी यहाँ पे आपके इंटरनेशनल कॉलेजेस आ गई, या स्कूलें आ गई, या मेडिकल हब आ गया, तो ये सारा मिला के जो इससे बढ़िया एरिया मेरे को नहीं लगता कि जयपुर के अड़ोस पड़ोस में होगा। गुड़गांव को तो ये फैल अभी भी कर रहा है, पर आने वाले टाइम में संजाई की टक्कर का होगा। तो 2035 तक क्या लोग यहाँ पे, तो क्या महिंद्रा सेज भी अफोर्डेबल नहीं रहेगा जैसे अभी नहीं, मानसरोवर नहीं रहेगा, नहीं मानसरोवर नहीं है? रहेगा, नहीं रहेगा। तो अभी आपके हिसाब से अगर अब भी बस अभी आने वाले 3 या 4 साल का समय और बचा इसमें निवेश करने का। बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू।